इंतजार की घड़ी खत्म हुई क्योंकि आ गया है वीडियो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज, 100 आउट ऑफ 100 सीरीज। अभी तक टैक्स में प्रिपरेशन नहीं किया है तो अब कर लेंगे बॉस। 100 में से 100 दिलाने का वादा करता हूं अगर ये सीरीज को देखते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ही आसान कर दिया है टैक्स को। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपका। ये शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आपका फायदा कीजिए, दोस्तों का फायदा कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ना क्या है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 20 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स, जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स चैप्टर के ऊपर आने वाला है। 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पहले ये 5 पॉइंट की बात करते हैं अपन, थोड़ा टैक्स के अंदर घुसते हैं अपन कि चार्ज ऑफ जीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, देन नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, देन उसके बाद पावर ऑफ ग्रैंड एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। देखो टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे ना तो ये बहुत कुछ दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक नहीं देखना है, ये सब चीजों पे गौर नहीं करना है। जो ये वीडियो के अंदर मैं 15 सम्स कराने वाला हूं, सिर्फ उसको देखिए, 20 मार्क आपके होंगे। उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ये 20 मार्क के लिए, चैप्टर के लिए वो 20 क्वेश्चन इनफ है। ये सब देखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव लिस्ट नहीं मत देखो, एग्जाम लिस्ट मत देखो, क्योंकि ये सब देख के आप सीए बन जाओगे, टीवाई का एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नेगेटिव लिस्ट की एक लंबी लाइन है, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। बॉस टीवाई के बच्चों के लिए हमको क्या करना है, हमको कमी आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो ये वीडियो बस आपके लिए। तो पहला सम स्टार्ट करते हैं अपन। यहां पर पहले सम के अंदर हमारे क्या दिया हुआ है, मिस्टर अमित गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रांजैक्शन फॉर नवंबर 2020। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर ये चैप्टर के ऊपर, तो क्या करना है, आपको 2 कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम, उससे ज्यादा कुछ बनाना नहीं है आपको। ओके, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को मैंने आंसर फॉर्मेट में किया है। मतलब बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जब तुम आंसर लिखोगे तो आपको लिखना कैसा है, रेंट रिसीव फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, और ये अमाउंट को यहां नहीं लिखना है, ये अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिखना है। ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने अमाउंट को यहां लिखा है। ओके, बता दो कैसा है। अभी अपने को बताना है इसके अंदर कौन सी चीजें टैक्सेबल है, कौन सी चीजें टैक्सेबल नहीं है। देखो, आप टैक्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप सीए के स्टूडेंट नहीं हो, और आपको पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज पता हो कि टैक्सेबल है या नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 15 क्वेश्चन के अंदर जितनी चीजें टैक्सेबल है या नहीं है उतनी तो पता होना चाहिए बॉस। उसके अंदर से ही मेरे हिसाब से तो पेपर बनना चाहिए, क्योंकि 2 टेक्स्ट बुक को मिलाकर मैंने ये क्वेश्चंस जोड़े हैं। तो 2 टेक्स्ट बुक के मिला के ये क्वेश्चन है, 5 पेपर से क्वेश्चन भी इसके अंदर ले लिया है। तो ये 15 क्वेश्चन जो है उसके अंदर से मेरे हिसाब से 15 या 16 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन के ऊपर ही पेपर बनना चाहिए बॉस। ओके, इसमें बताना है अपने को टैक्सेबल क्या है, टैक्सेबल क्या नहीं है। ओके, टैक्सेबल क्यों है, क्यों नहीं है, उसके बाद की खाल नहीं निकालेंगे अपन, क्योंकि टैक्सेबल होने के पीछे और टैक्सेबल ना होने के पीछे जो रीजंस है वो सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ने दो। हमको सिर्फ याद कर लेना है यहाँ पे कि भाई ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल नहीं है। चलो आगे, पहला रेंट रिसीव्ड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। भाई मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैंने रेंट पे दिया है, मैंने रेंट रिसीव किया है, मैं उस पर टैक्स पे करूंगा, जीएसटी पे करूंगा। यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे हम 6 लाख रुपीज जीएसटी पे करेंगे अपन। ओके, आगे रेंट रिसीव्ड, ये जो है कॉमन है सबके लिए। फॉर मशीनरी इन फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री बिल्डिंग को रेंट पे दे रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं, टैक्स पे कर रहा हूं। तो रेंट फॉर मशीनरी इन फैक्ट्री, तो 1,20,000 भी हम लिख देंगे यहाँ पर, 1,20,000, ये भी टैक्सेबल है। देन रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस, ये भी टैक्सेबल है। बट बॉस ये टैक्सेबल है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, क्योंकि 5th सेमेस्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है भाई, इस पे टैक्स तो है बट इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ये यहां पर नहीं लिखेंगे अपन। तो अपने दिमाग में ये चीज आ गई है कि रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस आया ये टॉपिक के अंदर तो टैक्सेबल नहीं है। एक नोटबुक निकालो और नोटबुक पे लिख दो बाय क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर अमित, ऐसा नाम डालो मिस्टर अमित, और वहां पर अपने को लिखना क्या है,
क्या क्या टैक्सेबल नहीं है। रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस टैक्सेबल नहीं है बॉस। क्यों नहीं है? क्योंकि रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस पे हमारे को टैक्स भरना है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जो हमने 5th सेम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, यहां पर नहीं आएगा। और उसके आगे की बात यह है कि पूछना ही नहीं है क्यों नहीं भरना है, बस नहीं भरना है बॉस। आगे, रेंट फॉर फर्नीचर इन रेसिडेंशियल हाउस, याद रखना रेसिडेंशियल हाउस पे टैक्स नहीं है, बट रेसिडेंशियल हाउस के हर यूटेंसिल पे, हर असेट के ऊपर अगर अपने को रेंट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। तो ये 80,000 यहां पर टैक्सेबल है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपन। रेंट फॉर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड टू सर्कस, मेरा एक ओपन प्लॉट है, मैंने सर्कस वाले को दिया, मुझे रेंट मिला, बॉस मैं टैक्स भरूंगा 2,40,000 रुपया। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत चीजें हैं वो याद रखने का, वो याद रखो और टैक्स का पेपर देने जाओ। टैक्स का पेपर देने से पहले सीए बन के मत जाओ, दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे बॉस। टैक्स बहुत आसान है, सम्स देख के जाओ, जो करा रहा उसमें से आने वाला है बॉस। आगे, रेंट फॉर एग्रीकल्चर प्लॉट, दिमाग में डाल दो, एग्रीकल्चर वर्ड आ गया, सेरीकल्चर वर्ड आ गया, हॉर्टिकल्चर वर्ड आ गया, फ्लोरा कल्चर वर्ड आ गया। मतलब ऐसे प्राइमरी एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्राइमरी वाले वर्ड्स आ गए, प्राइमरी सेक्टर वाले, तो उन पर जीएसटी क्या, उन पे टैक्स ही नहीं है। मतलब इस पे टैक्स हमको नहीं भरना है, एग्रीकल्चर प्लॉट के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। फिर बोलता है रेंट फॉर, देखो क्या क्या लिखने बोला मैंने, रेसिडेंशियल हाउस लिख लो, एग्रीकल्चर प्लॉट लिख लो। अच्छा क्या भाई इस पे टैक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रेंट फॉर होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ पर डे 1200 रुपया। ये भी लिख के लो कि अगर रेंट अगर होटल रूम से मिल रहा है और टैरिफ पर डे दिया है और ये 1000 या 1000 के ऊपर है तो टैक्स पे करना है, 1000 के नीचे है तो टैक्स नहीं पे करना है। यहां पर 1200 रुपया दिया है मतलब 1000 के ऊपर है मतलब टैक्स पे करना है। कितना पे करना है, 4,20,000, तो 4,20,000। माय डियर स्टूडेंट, जब तुम लोग इसकी पोस्टिंग करोगे एग्जाम हॉल में तो तुमको क्या लिखना है, खाली इतना लिखना है, रेंट फॉर होटल रूम्स, डायरेक्ट अमाउंट में अमाउंट लिखना है। यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ कंटिन्यू किया इसलिए मैंने पूरा लिखा है। देन रेंट फॉर हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमन, देखो वर्किंग वुमन हो या वर्किंग वुमन ना हो, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, जो टैक्सेबल है बॉस वो टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल है 5,40,000। क्यों है, कैसा है, काय को है, नहीं पूछने का, लॉ है। टैक्स में रीजन मत पूछा करो, टैक्स को याद कर लो भाई, टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट अपन, टैक्स को याद कर लो, रीजन मत पूछो क्यों है। रेंट फॉर रेंटिंग बिल्डिंग टू सरस्वती हाई स्कूल, याद रखना हाई स्कूल है, वापस से एक चीज लिख लो, हाई स्कूल के ऊपर अपने को रेंट मिल रहा है या हाई स्कूल का कोई ट्रांजैक्शन है, स्कूल का कोई ट्रांजैक्शन है, बॉस जीएसटी पे नहीं करेंगे, स्कूल के ट्रांजैक्शन में जीएसटी पे नहीं होता। देन रेंट फॉर रेंटिंग प्रीमाइसेस फॉर एटीएम मशीन ऑफ बैंक, मैंने बैंक के एटीएम मशीन के लिए एक प्रीमाइसेस दिया, क्या दिया, प्रीमाइसेस दिया, उस पे रेंट कलेक्ट कर रहा हूं, पैसा कलेक्ट कर रहा हूं, टैक्स भरूंगा बॉस, 1,40,000 का टैक्स भरूंगा। आगे, रेंट फॉर रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर रिलीजियस पर्पस वेयर रेंट फॉर अ डे इज 750 रुपीज, 1.5 लाख का अमाउंट दिया हुआ है, रेंट फॉर अ डे 750 है। रिलीजियस पर्पस के लिए लिख दो भाई 10,000 की लिमिट है रेंट पर डे, अगर 10,000 के अंदर दिया हुआ है अमाउंट रेंट पर डे का तो भाई इस पे टैक्स नहीं है। 10,000 के ऊपर दिया रिलीजियस पर्पस, होटल के लिए डिक्लेयर टैरिफ पर डे है 1000, रिलीजियस पर्पस के लिए अगर तुम रेंट पे कोई रूम दे रहे हो तो भाई आपको लिमिट है 10,000 रुपीज की, 10,000 की लिमिट है, दे यहाँ पे 750 दिया हुआ तो यहाँ पे भी अपन टैक्स नहीं भरेंगे। रेंट फॉर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज अ प्राइमरी सेक्टर, जिसको नहीं मालूम है वो प्राइमरी सेक्टर की लिस्ट देख लो, गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगी क्या क्या प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर में आता है, जैसा एग्रीकल्चर है, जैसा हॉर्टिकल्चर है, जैसा सेरिकल्चर है, जैसा फिशिंग माइनिंग है, वैसा ही एनिमल हस्बेंड्री भी है, तो इस पे टैक्स नहीं है बॉस।
आगे रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3,60,000 रुपया। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मुझे पगार मिल रही है, तो भाई यहां पर जीएसटी तो पे नहीं होगा बॉस, क्योंकि रेम्यूनरेशन पे अगर कोई टैक्स लगना चाहिए तो डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं यहाँ पे तुमको ये भी नहीं सिखाने जाऊंगा कि इस पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये एग्जाम्ड है क्या नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है बॉस, क्योंकि आपने को जीएसटी का पेपर सॉल्व करना है। तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पगार मिल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टैक्स नहीं भरना है बॉस। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, पेंशन दे रहा है मेरा एक्स एम्प्लॉयर, पेंशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बॉस, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, जीएसटी सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर भी रेंट पे पेंशन पे टैक्स नहीं भरना है, जीएसटी नहीं भरना है। इन शॉर्ट ये सम के अंदर हमने क्या देखा, रेसिडेंशियल हाउस का देखा कि रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन आता है, रेसिडेंशियल हाउस के रेंट पे, देखो फर्नीचर पे नहीं, उस पे फर्नीचर या यूटेंसिल के भाड़े पे आता है तो अपने को टैक्स भरना है, बट रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस पे टैक्स यहां पर नहीं भरना, जीएसटी नहीं भरना, बिकॉज इस पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर वर्ड आ गया, बाद में कोई स्कूल का वर्ड आ गया, ये सब लिख के ले लो बॉस, ऐसा हर एक सम के लिए एक ऐसा नोट बना लो 4-5 लाइन का कि भाई ये आया तो टैक्स भरना है, ये नहीं आया तो टैक्स नहीं भरना है। अब क्या करेंगे अपन, अब सबको ऐड कर लेंगे अपन, सबको ऐड करने के लिए कैलकुलेटर लगेगा बॉस अपने को। 6 लाख पहला, देन 1,20,000, देन 80,000, 2,40,000, 4,20,000, 5,40,000, 1,40,000, ये जो भी अमाउंट आता है अपना, दैट इज 21,40,000, ये जो अमाउंट है ये हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस है। इतना हमको हर प्रॉब्लम में करना है, हर क्वेश्चन में हमको इतना तो करना ही है, और उसके आगे का पार्ट जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करो तो करेंगे, ये फॉर्मेट बताया है मैंने, ये फॉर्मेट है सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में बोला ही नहीं है कि फाइंड करना है तो नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला है, तो यहाँ पर हमारा सम यहीं पे खत्म हो गया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ से लिख लो कि किसके बारे में क्या बोला है। मैंने फिर से एक बार बोलता हूँ, रेसिडेंशियल हाउस पे रेंट टैक्सेबल नहीं है, एग्रीकल्चर प्लॉट पे टैक्सेबल नहीं है, स्कूल का टैक्सेबल नहीं है, रिलीजियस पर्पस के लिए लिमिट 10,000 की पर डे की है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, पेंशन पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये सब डायरेक्ट टैक्स के आइटम है। देन होटल रूम का टैरिफ पर डे अगर 1200 से कम होवे, क्या 1200 से कम रहे तो टैक्सेबल नहीं है, सॉरी 1000 से कम रहे, सॉरी 1000 से कम रहे तो टैक्सेबल नहीं है, 1000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। इज इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर हमारे ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट जाते, ज्यादा क्वेश्चन करना है अपने को। दूसरा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे दे रहा हूँ, जैसा अभी दिया था प्लॉट दे दिया था रेंट पे, रिलीजियस पर्पस से बिल्डिंग दे दिया था, उसके बारे में यहाँ पर है। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है ये सम के अंदर, तो कुछ कुछ चीजें बोलूंगा वो लिख लो। पहला, अ बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू ट्राई श्योर कोचिंग क्लासेस, एक बिल्डिंग है मेरी जो मैंने किसको दिया हूँ, मैंने एक कोचिंग क्लासेस को दिया हूँ, और वो प्रोवाइड कर रहा है कोचिंग टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स को, 4 लाख रुपए रेंट ले रहा है, मतलब जो बंदा है राजा वो 4 लाख रुपए रेंट ले रहा है, तो 4 लाख के ऊपर बॉस वो जीएसटी तो पे करेगा, उसको पे तो करना पड़ेगा क्योंकि कमा रहा है तो टैक्स पे करेगा। अलाउड टू यूज स्पेस ऑफ बिल्डिंग फॉर प्लेसिंग वेंडिंग मशीन ₹5 लाख, उसने अपने बिल्डिंग का एक हिस्सा वेंडिंग मशीन वाले को दे दिया, वहां से 5 लाख कमा रहा है तो वहां से भी 5 लाख पे वो टैक्स भरेगा। वेंडिंग मशीन समझता होगा आप लोगों को, वेंडिंग मशीन क्या होता है, विड्रॉवल मशीन रहती है, जैसा नॉर्मली बाहरी कंट्रीज में होता है, कोको कोला चॉकलेट्स के वेंडिंग मशीन होते हैं, पैसा डालते हैं वहां से वहां आता है, तो वेंडिंग मशीन की बाल की खाल नहीं निकालना कि वेंडिंग मशीन क्या होता है, खाली इतना है कि भाई टैक्स पे करना है। आगे, अ बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू बी यूज एज कॉर्पोरेट ऑफिस, बिल्डिंग दिया हूं मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस को, 9 लाख का मेरे को पैसा आ रहा है तो मैं टैक्स 9 लाख पे भरूंगा।
आगे हाउसेज आर लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब बोलो बॉस, पहले सब में आया ना, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर दे रहा हूं मैं, तो मैं इस पे डायरेक्ट टैक्स पे करने वाला हूं, इनडायरेक्ट टैक्स में तो नहीं आने वाला है बॉस। वैकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, वंस अगेन एनिमल हस्बेंड्री आया, प्राइमरी सेक्टर आया, टैक्स नहीं भरूंगा बॉस। अब बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू विद्या प्रसारक स्कूल, स्कूल आया है बॉस, फिर से टैक्स नहीं भरूंगा। अ हॉल वॉज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पस फॉर जनरल पब्लिक ₹6 lakh, आउट ऑफ विच ₹3 lakh वर रिसीव्ड इन केसेस वेयर रेंट पर डे वॉज 8,000। मैंने अब भी बोला कि भाई रिलीजियस पर्पस की बात आए और मैंने कोई मेरा हाउस या बिल्डिंग लेट आउट किया हूं और पर डे का रेंट यहां पर 10,000 से कम है, हाउसेस फॉर रिलीजियस पर्पस लिख लो, 10,000 से कम का रेंट है तो उस पर टैक्स नहीं भरना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्या बोल रहा है, मैंने एक हॉल लेट आउट किया है रिलीजियस पर्पस के लिए, जनरल पब्लिक को 6 लाख रुपए का रेंट मिला है, मेरे को कितना मिला है, 6 लाख रुपए का, उसके अंदर से 3 लाख का रेंट ऐसा है जो 8,000 रुपया पर डे का सिस्टम था वहां से मिला है, और बाकी का रेंट कैसा मिला है नहीं बोला है। जब बाकी का रेंट कैसा मिला है वो नहीं बोला है तो याद रखना वो टैक्सेबल है, जिसमें 8,000 की बात किया है वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। मतलब 6 लाख में से 3 लाख टैक्सेबल नहीं है बॉस, तो 3 लाख टैक्सेबल है। आगे बिल्डिंग लेट आउट टू आरबीआई, मैंने एक बिल्डिंग थी जो आरबीआई को भाड़े पे दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भाड़े पे दिया, तो दिमाग में ये आता है भाई गवर्नमेंट कंपनी है इसको भाड़े पे दिया तो टैक्स नहीं भरना है, तो ऐसा नहीं है बॉस। तुम गवर्नमेंट से भी पैसा अगर कमाते हो तो तुमको टैक्स तो भरना पड़ेगा। जब तुम गवर्नमेंट से कमा सकते हो तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स नहीं लेगा क्या बॉस, तो बॉस तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बिल्डिंग लेट आउट टू आरबीआई पे 11 लाख का टैक्स है और वो तुमको पे करना ही पड़ेगा। आगे लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन 12 लाख, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सम के अंदर क्या क्या था जिसपे आपको टैक्स नहीं भरना है, तो ये सम के अंदर था रेसिडेंशियल हाउस जो पहले भी सम में था, एनिमल हस्बेंड्री जो पहले भी था, स्कूल जो था वो पहले भी था। यहाँ पे नई चीज अपने को देखने मिली जो लास्ट सम में भी थी बट यहाँ पर वो आया है कि 10,000 से नीचे का रेंट पर डे रहा, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए कोई हॉल, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई रूम दे रहे हैं तो 10,000 से नीचे है तो उस पर टैक्स नहीं भरना है। तो यहाँ पे 6 लाख के अमाउंट को बाइफोकेट किया गया था, 3 लाख उसमें से 6 लाख में से 3 लाख जो है वो 10,000 के नीचे के रेंट वाले हैं और 3 लाख के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इस पे टैक्स भरना है, इस पे नहीं भरना है। अब क्या करेंगे, अब इनको टोटल कर लेंगे। टोटल क्या है, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 11 लाख प्लस 12 लाख, ये हो गया 44 लाख रुपीस का टोटल हो गया है। अब इसके आगे हमको करना था, ये लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आना चाहिए टोटल टैक्सेबल सर्विस, टोटल टैक्सेबल सर्विस, और यहाँ पे जीएसटी का रेट भी दिया हुआ है 18%, तो इसको भी फाइंड करेंगे। इसके आगे ही कंटिन्यू करना है अपने को, जैसा मैंने ये सब में बताया ऐसा सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल, टोटल जीएसटी पेएबल सेम यहाँ पे भी करना चाहिए था, इसके नीचे नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल एंड टोटल जीएसटी पेएबल, टोटल जीएसटी पेएबल। ओके, कितना जीएसटी बोला 18%, तो सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, जितना ही परसेंट दिया जाएगा उसका हाफ ऑफ कर देने का बॉस। तो 44 लाख का 9% आ गया 3,96,000, ये आ गया सीजीएसटी के सामने, 3,96,000 आ गया एसजीएसटी के सामने, टोटल जीएसटी के सामने आ गया 7,92,000। इतना करने का सम खत्म करने का बॉस, इतना करके समझ में आता है इतना। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार बोलता हूँ, जितना सिलेबस में है उतना पढ़ो, ज्यादा पढ़ने मत जाओ। सिलेबस में पहले चैप्टर में 15-16 क्वेश्चन है और जितना बोल रहा हूँ उतना एक नोट करते जाओ एक नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वापस से एक बार है, रवि ओन्स होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इज एंगेज इन द लेटिंग ऑफ द सेम। क्या बोलता है, डिलक्स होटल रूम आर लेट आउट एट डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ 1200 रुपया।
होटल रूम की लिमिट कितनी है टैरिफ की? 1000 रुपया। 1000 के अंदर टैरिफ है, टैक्स नहीं भरने का। 1000 के ऊपर है, टैक्स भरना पड़ेगा। 1200 रुपया पर रूम डे। नंबर ऑफ डेज ऑफ विच इट इज लेट आउट, 200 दिन के लिए लेट आउट है। टोटल रूम्स 10 है। मतलब यहाँ पर अमाउंट दिया नहीं है, अमाउंट भी हमको फाइंड करना है। तो बता दो, नॉर्मल है 1200 रुपया टैरिफ है। 1200 इंटू कितने दिन, इंटू 200 दिन, इंटू 200 हो गया। कितने रूम, इंटू 10 रूम, मतलब 24 लाख। सबको इंटू कर दो, खत्म करो, टेंशन मत लो किसको किससे मल्टीप्लाई करने है, सबको मल्टीप्लाई करने का। 24 लाख का अमाउंट फाइंड करने बोला है। आगे, नॉर्मल रूम लेट आउट एट डिक्लेयर्ड टैरिफ 900 पर रूम डे। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बॉस। 900 रुपया, 1000 की लिमिट थी, 900 रुपया है, मतलब 1000 से कम है तो बॉस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू वॉज लेट आउट फॉर ऑफिस पर्पस। इंडिया के कोई भी कोने में जाकर तुम अगर कुछ भी बिल्डिंग दे रहे हो ऑफिस पर्पस के लिए या कोई और पर्पस के लिए, तुमको टैक्स तो भरना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में ये आता है जम्मू जो है वो जोनल बी का एरिया पड़ता है तो वहां पर शायद टैक्स नहीं होगा। तो बॉस वहां पर टैक्स नहीं था 2017 या 16-17 तक, बट जब से जीएसटी आया है तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ रहा है। 20,000 का पर मंथ दिया है, साल भर का निकालेंगे 2,40,000 रुपया। तो 2,40,000 रुपए का एंट्री पास करेंगे। जम्मू हो, भम्मू हो, कुछ भी हो, अपने को टैक्स पे करना है। आगे, अ वैकेंट लैंड वाज लेट आउट फॉर हॉर्टिकल्चर। फिर से प्राइमरी सेक्टर, टैक्स नहीं भरेंगे। देखो आपको समझ में आ रहा रहेगा और आपके मुंह से भी निकलेगा हॉर्टिकल्चर टैक्स नहीं भरने का है। ओके, आ गया बिल्डिंग लेट आउट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देंगे ना तो भी टैक्स भरने का है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से खेत की मूली है, तो इस पे तो टैक्स भरना ही है 15 लाख रुपए का। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट हमारे सब खत्म हो गए। 24 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 15 लाख करेंगे अपन, आएगा 41,40,000 का हमारा टोटल टैक्सेबल सर्विस। उसके ऊपर फाइन करेंगे 9% का जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का रेट बोला है 18%, उस पर 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, आधा आधा कर देने का। आया 3,72,600, 3,72,600, टोटल कर लेंगे 7,45,200। टोटल में सिर्फ इन दोनों को लेना है, बाकी किसी को नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपना बैंक हैज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी तक अपन बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब बात करेंगे बैंक की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्टर नंबर 2 है अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 3 क्वेश्चन कवर किए अपन ने। अब बैंक के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन। मैं बैंक चला रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है टर्म लोन पे, क्या मैं टैक्स नहीं पे करूंगा? बॉस मैं टैक्स पे करूंगा, लेकिन मैं टैक्स यहां पर डायरेक्ट टैक्स पे करूंगा। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन क्या बोल रहा हूं मैं, लोन जो है जीएसटी नहीं लगता उस पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, तो ये यहां पर नहीं आएगा। देन पेनल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रीपेमेंट ऑफ लोन, फिर से एक पेनल्टी वाला इंटरेस्ट लगा है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी लोन का इंटरेस्ट है, वो भी नहीं आएगा। आगे, एनुअल फीस ऑन डेबिट कार्ड। अब ये इंटरेस्ट है क्या बॉस? नहीं, मैंने क्या बोला, बैंक की बात आई तो इंटरेस्ट पे खाली इंटरेस्ट पे सिर्फ जीएसटी नहीं है, वो भी कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं है। अभी एनुअल फीस ऑन डेबिट कार्ड है, अभी तुम्हारा डेबिट कार्ड रहेगा, तुम्हारे को देखो साल में एक बार मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट से 150 रुपए कट गए, 150-125 रुपए कट गए, काय के कटे? डेबिट कार्ड के, मैसेज सर्विस के, एटीएम कार्ड के, ये सब कटते ना। तो ये बैंक के लिए क्या है, इनकम है, और बैंक के लिए इनकम है तो बैंक को इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना रुपया है? 1.5 लाख रुपया कमा रहा है बॉस, जीएसटी तो भरना पड़ेगा बॉस। आगे, बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट टैक्सेबल 2,50,000, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 डालो, किस पे टैक्स नहीं है बोला? इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सब पे टैक्स है, बैंक पे सब पे टैक्स है, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन रहा, इंटरेस्ट ऑन
लोन रहा ना बॉस तो टैक्स नहीं है, बाकी सब पे। बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट टैक्सेबल 1,60,000। फिर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 3,40,000 टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड 1,20,000। तुम बोले सर इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आपने बोला इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं है, मैं बोला इंटरेस्ट किस पे, लोन पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्या है, क्रेडिट कार्ड है, लोन है क्या, लोन होगा तो टैक्स नहीं है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है, टैक्स तो भरना पड़ेगा बॉस। लेट पेमेंट फीस ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल 40,000 रुपया। बैंक का क्वेश्चन आया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टैक्स नहीं है, बाकी सब पे टैक्स है। रेंट फॉर सेफ डिपॉजिट 3,60,000, इस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। तुम बोलेंगे सर गवर्नमेंट से कमीशन ले रहे टैक्स भरने का, बॉस गवर्नमेंट जब कमीशन दे रहा है ना तो गवर्नमेंट कमीशन पे टैक्स भी चार्ज करेगा, तो टैक्स भरना तो पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रुक जाओ जरा, यहाँ पे क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे। आरबीआई से इंटरेस्ट किस चीज का रिसीव कर सकते हैं बॉस, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया वर्ड लोन का, लेकिन आरबीआई का और एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक का रिलेशन जो होता है वो सिर्फ याद रखना लोन का ही होता है। क्या मतलब, आरबीआई से अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, आरबीआई से इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लोन पे ही ले सकता हूं। तुम बोलेंगे भाई कोई कमर्शियल बैंक इतना बड़ा हो गया कि आरबीआई को लोन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा, तो बॉस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लोन देते हैं, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, इसको रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसके पीछे मत पड़ो भाई। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम आरबीआई भी आया ना तो लोन, हाँ जो मतलब ये दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इस पे टैक्स नहीं है। मतलब बैंक का वर्ड आया, हमको तीन चीज याद रखना है, सॉरी दो चीज याद रखना है, इंटरेस्ट लोन टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट आरबीआई टैक्सेबल नहीं है, बाकी सारी चीजें टैक्सेबल, बिना पढ़े भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा। 70,000 80,000 क्या है, चार्जेस रिसीव फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, फीस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब क्या करेंगे, अब सारे को टोटल करेंगे, यहां लिखेंगे इसका कितना परसेंट बोला है जीएसटी 18%, तो 9% सीजीएसटी यहाँ, 9% एसजीएसटी यहाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी को मिलाएंगे टोटल जीएसटी लिखेंगे। इज इट क्लियर, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइनेंशियल सर्विस वंस अगेन बैंक है, बैंक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वही हो गया वापस से, टैक्स नहीं है। फिर से एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से टैक्स नहीं है। आगे डेबिट कार्ड चार्जेस टैक्स है क्या, नहीं है, है। अब भी देखिए अपन ने टैक्स है तो इसका अमाउंट लिख दो 35 लाख। कमीशन ऑन फॉरेन एक्सचेंज सोल्ड टू लक्ष्मी बैंक टैक्सेबल। कमीशन देखो सब कमीशन टैक्सेबल, यानी सब कमीशन टैक्सेबल है सिवाय एग्रीकल्चरल कमीशन के, सारे कमीशन टैक्सेबल। तो कमीशन टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल। चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ ड्यू ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल, सब टैक्सेबल। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट टैक्सेबल। तुम बोलेंगे सर बैंक में तो सारी चीजें टैक्सेबल होती है, आपने अभी बोले कि आरबीआई याद रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखो, मैं बोलूंगा हाँ बॉस सारी चीजें टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पर कमीशन नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां लेके आता हूं तुमको। यहां पे था चार्जेस रिसीव फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके दे रही है, डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में, या दिरहम में, या दिनार में, या किस में भी, रियाल में, तो उसके ऊपर बैंक जो है वो चार्जेस मार रही है कस्टमर को, तो उस पर जो कमाई हो रही है वो टैक्सेबल है। लेकिन बॉस यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिक्योरिटीज बिक रही है, सिक्योरिटीज बेच के बैंक पैसा कमा रहा है, तो सिक्योरिटीज बेच के जब बैंक पैसा कमाता है तो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। याद रखना ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है बॉस, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है। तो जब भी बैंक में आएंगे आ गए तो अपने पास क्या क्या जमा हो गया बैंक के लिए, बैंक के लिए एक वर्ड आ गया इंटरेस्ट एंड लोन आया, नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट आरबी आया, नॉट टैक्सेबल,
सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया नॉट टैक्सेबल, बाकी सारे टैक्सेबल, ये टैक्सेबल। अब सारे टैक्सेबल को लिख दो इधर 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 लिख दो, टोटल निकालो उसका 9% CGST, 9% नहीं, हाँ 9% नहीं है यहाँ पे, 18% ही बोला, परसेंटेज देख के करना, 9%, 9% दोनों को ऐड करो, यहाँ लिखो। अरे समझ में आ रहा क्या? काफी आसान टॉपिक है बॉस, जबरदस्त यार लोगों ने इसको हार्ड बनाया है, सोच सोच के भाई क्या होगा टैक्स के अंदर, तो 20 मार्क मिलेंगे ये चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ेंगे। ओके, कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग GST रेट इज 18%। मेरा कमर्शियल ट्रेनिंग है, अभी कमर्शियल ट्रेनिंग का हेडिंग डालो और उसके अंदर लिखना क्या क्या है बताता हूं। अगर तुम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, वोकेशनल रिक्रिएशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, गेम के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, तो भाई तुमको टैक्स नहीं भरना है। बताता हूं कैसा। रिसिप्ट ऑफ सरस्वती स्कूल, बॉस स्कूल आ गया, आगे पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ने का, आगे टैक्स नहीं भरने का है भाई, स्कूल से पैसा कमा रहे हो, टैक्स नहीं भरोगे। यूरो किड्स स्कूल, फिर से स्कूल, टैक्स नहीं भरोगे। आगे रिसिप्ट ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स, अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कॉमर्स कॉन्सेप्ट, 7 लाख रुपए कमा रहा है। क्या लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए? A certificate was awarded to each trainee after completion of the training। ये लाइन क्या आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको देखना है अगर कोई कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो बंदा टैक्स भरेगा ही भरेगा। तो यहाँ पर 7 लाख रुपया लिखना है। कमर्शियल कोचिंग वर्ड आ गया बॉस, बात खत्म। रिसिप्ट ऑफ एजुकेयर, वंस अगेन कमर्शियल कोचिंग, 6 लाख रुपया, बात यहीं पे खत्म हो जाती है बॉस। कमर्शियल कोचिंग है, टैक्स भरने का है। रिसिप्ट ऑफ ईच वन टीच वन, अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वर्ड आया, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग वर्ड आया, जहां पर बच्चों को हुनर सिखाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, जूडो सिखाया जाता है, बॉक्सिंग सिखाया जाता है, ये सब चीज सिखाई जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वर्ड याद रख लो ना बॉस, वोकेशनल रिक्रिएशनल, ऐसा वर्ड आया तो टैक्स नहीं भरना है। आगे बस हो गया, 7 6 13, 13 लाख लिख दो। फिर टैक्सेबल रेट देख लो कितना है। टैक्सेबल रेट यहाँ पर ऊपर था 18%, तो 18% का 9%, 9% करो, आंसर निकालो फटाफट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल सर्विस है, फिर से एक बार। ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल वर्ड आया, टैक्स भरेंगे क्या? नहीं भरेंगे। चलो, रिसीव फ्रॉम रनिंग ट्रेनिंग सेंटर हॉबी क्लासेस, अब भी मैंने बोला अब भी हॉबी क्लासेस, ट्रेनिंग सेंटर। देखो एक होता है कमर्शियल कोचिंग, हम लोग क्लासेस चला रहे, स्काई एजुकेशन, जेड एजुकेशन हमारा क्लासेस है, तो उसके अंदर हम लोग जो फीस ले रहे हैं उसके अंदर हम लोग कोई हॉबी नहीं सिखा रहे उनको, हम लोग कॉमर्स की टीचिंग दे रहे, हम लोग बीकॉम पढ़ा रहे, हम लोग बैफ पढ़ा रहे, हम लोग एमकॉम पढ़ा रहे। तो हम लोग जो पैसा कमाएंगे हम लोग उस पे जीएसटी पे करेंगे। लेकिन जो हॉबी क्लासेस सिखाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ये और दूसरे हॉबी क्लासेस रहते हैं, वो लोग जो पैसा कमाते हैं भाई वो लोग को टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं भरना है उनको। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स, जीएसटी नहीं भरना है। पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट, पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट मतलब क्या कि भाई मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मैं किसी बच्चे को पोस्टल कोचिंग देता हूं। पोस्टल मतलब क्या होता है कि बॉस मेरे नोट से मैं उसको बेच रहा हूं बाय थ्रू पोस्ट। भाई रहता बहुत दूर है, मैं नाला सोपारा मुंबई में बैठा हूं, वो बंदा रहता है नांदेड़ में, भाई कैसा पढ़ाओ? भाई एक काम कर, मेरे नोट से ये नोट्स मैं तेरे को भेज रहा हूँ, मेरे को इतना इतना पैसा लगेगा, दैट इज पोस्टल कोचिंग। अब मैं इस पे पैसा कमा रहा हूँ, मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। पोस्टल कोचिंग पे जीएसटी है। सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स, वर्ड याद रख लो, टैक्स के अंदर कभी भी वर्ड दिखा मिड डे मील्स, आगे पीछे देखो ही मत। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, एक नोटबुक लेके बैठो, किस पे टैक्स नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे ना तो सैकड़ों चीजों पे टैक्स नहीं है, लेकिन ये 15 सम के अंदर जितना आया सिर्फ उतना लिखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम के अंदर इसमें से ही पूछने वाला है। मिड डे मील्स वर्ड आया, मिड डे मील्स टैक्स नहीं भरना है। कोचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर आईआईएम एग्जाम,
टैक्सेबल, कौन सा भी एग्जाम हो दो टैक्सेबल है। प्लेसमेंट सर्विस टैक्सेबल, रिसीव फ्रॉम फीस चार्ज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, याद रखना एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे स्कूल नॉट टैक्सेबल। एग्जामिनेशन कंडक्ट, जो कोचिंग देना पैसा कमाना टैक्सेबल, बट एग्जामिनेशन कंडक्ट करके पैसा कमा रहे इज नॉट टैक्सेबल। तुमने क्यों, मतलब लॉ है, कानून है, टैक्स है, पूछने का नहीं क्यों, लिखने का सिर्फ। यहां पर तुमको रीजन नहीं लिखने का है कि भाई ये क्यों टैक्सेबल है, और लॉ है, कानून है, इसके पीछे कोई रूल नहीं है, कोई रीजन नहीं है। अभी तुम बात करेंगे, एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जो सर्कस को दिया जाता है 2016 के अंदर, 2015 के अंदर जब जीएसटी नहीं आया था उस पर टैक्स नहीं था बॉस। इनडायरेक्ट टैक्स जब था, सर्विस टैक्स था, जीएसटी एमवेट था, तो जब ये सर्कस के प्लॉट को टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल माना जाता था, बट आज सर्कस के प्लॉट को टैक्सेबल माना जाता है। तो गवर्नमेंट बदलते जाती है, टैक्स के रूल बदल जाते हैं, तो रीजन नहीं पूछने का, खाली लिख के रखो बस। एग्जामिनेशन वर्ड दिख गया तो टैक्स नहीं भरेंगे। तो जिस पे टैक्स भरना है उसको लिख दो यहाँ पे 4 लाख, 8 लाख, देन 7 लाख ऐड करो, 9% निकालो, बात खत्म करो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस है मेरी, रिसीव फॉर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ फिल्म टू सोनी म्यूजिक लिमिटेड। मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो दिखती नहीं है बट होती है। जैसे मैं मेरे आइडियाज बेच रहा हूँ, मैं मेरा सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो दिख रही नहीं है बट बिकती जरूर है बॉस। तो मैंने सोनी म्यूजिक लिमिटेड को राइट्स बेच दिया, मैंने रॉयल्टी कमाया बुक के ऑथरशिप से। जैसे आईनापुरे है, आईनापुरे हमारा माई बाप कॉमर्स का, टीवाई बीकॉम का क्या करता है, मनन प्रकाशन को अपने बुक्स के राइट बेचता है और मनन प्रकाशन से रॉयल्टी कमाता है। अब वो रॉयल्टी कमा रहा है तो बॉस टैक्स तो भरेगा। तो रॉयल्टी हो या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ फिल्म सोनी म्यूजिक हो, मतलब बोलने का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस है अगर तेरा, तो तेको हर चीज पे टैक्स भरना है। ये सारी चीजें टैक्सेबल है, आपको सारा यहां पर लिखना है। 50 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 75 लाख, 10.5 लाख सबको ऐड करना है और टैक्सेबल सर्विस। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस पे ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी आता है, रॉयल्टी वर्ड आ गया, टैक्स तो भरना ही है बॉस। रिसीप्ट ऑफ परमानेंट ट्रांसफर मतलब रॉयल्टी सब पे टैक्स भरने का है। क्लियर है? तो ये सब भी यहां पर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस। वंस अगेन सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आ रही है। फिर से बोलूंगा, हर एक चीज पे टैक्स है, टैक्स की माफी नहीं है बॉस इधर। मतलब जो दिखा तुमको सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्ड, सॉफ्टवेयर दिख गया, सॉफ्टवेयर 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 सॉफ्टवेयर, हर इसमें सॉफ्टवेयर दिख गया, टैक्स भरने का है। सारी चीजों को लिख दो, लिख डालो, टोटल कर डालो। टोटल करने के बाद जीएसटी फाइन कर लो 9%। अगर 18% दिया तो 9%, 5% दिया तो 2.5, 2.5। मतलब क्वेश्चन में जैसा परसेंटेज दिया है वो हिसाब से आधा आधा करके टैक्स फाइन कर लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टैक्स तो सब पे भरना है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। आगे बढ़ेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर यहाँ पे लिया है पोस्ट ऑफिस की बात किया है। अब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सुनो, पोस्ट ऑफिस के कुछ बेसिक काम होते हैं, कुछ एडवांस काम होते हैं। जो बेसिक काम है जिसका चार्जेस एकदम नॉमिनल है ना, एकदम नॉमिनल पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस को उन पे टैक्स नहीं भरना है। मतलब पोस्ट ऑफिस के जो एकदम बेसिक काम है, जैसा बेसिक मेल सर्विस, पोस्ट ऑफिस का पहला काम, सबसे पहला काम क्या है, खतों को यहाँ, लेटर्स को यहाँ से वहां पहुंचाना। और इसका चार्जेस लगता है क्या बॉस? नहीं लगता है चार्जेस। जाके तुम पोस्ट ऑफिस में तुम्हारा लेटर डाल दो, पोस्ट ऑफिस में लेटर वहां पहुंचा के आएंगे। पैसा लेते क्या तुमसे बॉस? नहीं लेते पैसा, ये सब की चीज के पैसे नहीं लेते। और लेंगे भी तो एकदम नॉमिनल चार्जेस, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया टिकट विकेट का लगाने का पैसा मांगते हैं वो लोग। तो ये नॉमिनल जो काम चार्जेस लेते हैं वो लोग, उस पे टैक्स नहीं है उनको। जो एडवांस सर्विस देते हैं वो लोग, उस पे वो लोग को पैसा ज्यादा कमाने मिलता है, ज्यादा कमाएंगे टैक्स भरेंगे। क्लियर है? बता दो। बेसिक मेल सर्विस है, टैक्स नहीं भरेंगे। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर में भी चार्जेस एकदम माइनर से चार्जेस रहते हैं।
बेसिक सर्विस है, फिर से टैक्स नहीं भरेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, भाई तुमको पता है क्या, सेविंग बैंक जो बने हैं आजकल, बैंक जो बने हैं वहां पर हम सेविंग करते हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था बॉस। पहले सेविंग पब्लिक पोस्ट ऑफिस में ही करती थी और आज भी करती है, बिकॉज पोस्ट ऑफिस की सेविंग पे फायदा बहुत होता है। अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि भाई अगर तुम पोस्ट ऑफिस पे सेविंग करते हो तुमको मोर देन 7% का इंटरेस्ट देंगे। कोई बैंक नहीं देगा बॉस। बैंक का मैक्स टू मैक्स सेविंग पे इंटरेस्ट रहता है 4%, 5%, बट पोस्ट ऑफिस में 7%, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत जूना पोस्ट ऑफिस है और उनका बाबा आदम के जमाने से ये काम तो चलते आ रहा है कि सेविंग डिपॉजिट तो वो लोग करते ही है। तो पोस्ट ऑफिस का ये बेसिक काम में आता है, इस पे भी टैक्स नहीं भरना है। वंस आगे लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे, हाँ लाइफ इंश्योरेंस सर्विस उनका बेसिक काम नहीं है, इस पे टैक्स भरेंगे। तुम बोले सर हमको याद कैसा रहेगा कि कौन सा बेसिक है कौन सा नहीं है। मैं भाई लिख के ले लेना, ये 3 सर्विस जो है वो बेसिक है, इसके अलावा कुछ आएगा तो बताऊंगा। तो बेसिक सर्विस में लिख के रख दे, इस पे टैक्स नहीं है। बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, टैक्स भरेगा भाई। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, अभी पोस्टल ऑर्डर भी हमारे जो है बेसिक सर्विस में आता है, इस पे टैक्स नहीं है। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट कर रहा है, इस पे पैसा बहुत कमाता है। एक एक टेलीफोन बिल पे 10-10 रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है बॉस। अगर एक महीने के अंदर अगर 1 लाख टेलीफोन सब्सक्राइबर आ गए और लाइट बिल भरने के लोग आ गए तो 1 लाख पे 10 लाख कमा लेते हैं वो लोग। तो इस पे टैक्स भरना है, बेसिक काम नहीं है। पेंशन पेमेंट सर्विस जो ना, पेंशन पेमेंट करना, ये पोस्ट ऑफिस का ना एकदम 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 नीचे वाला काम है, बेसिक वाला काम है भाई। पेंशन पेमेंट सेविंग, मतलब देखो ना मैंने यहाँ लिखा बेसिक मेल, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक, इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर एंड पेंशन पेमेंट, ये 5 काम उनके बेसिक काम है, इस पे टैक्स नहीं भरेंगे। बाकी बॉस सब पे टैक्स भरने वाले। स्पीड पोस्ट सर्विस, तो मैंने से स्पीड पोस्ट भी दो, हाँ बेसिक है। मैं भाई बेसिक तो है लेकिन स्पीड पोस्ट पे पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। जब पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है टैक्स भरना पड़ेगा, ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा टैक्स भरो। एक्सप्रेस पार्सल सर्विस भी स्पीड पोस्ट जैसा है, तो इस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। सारे जो टैक्स भरने पड़ेंगे उनको ऐड करो, टोटल टैक्सेबल सर्विस निकालो, जीएसटी फाइन करो 99% का, क्योंकि यहाँ पर भी 18% जीएसटी बोला है, और टोटल जीएसटी पेएबल भी निकालो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्रीकल्चर, याद रखना बॉस, एग्रीकल्चर में 99% सारे के सारे जो होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। कुछ चीजें ही टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल है वो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, और ये तो एग्रीकल्चर पार्टी नहीं बताता हूं मैं। स्टार्ट से बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्रीकल्चर रिलेटेड है, टैक्स नहीं भरेंगे। चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग टैक्स नहीं भरेंगे। सॉइल टेस्टिंग टैक्स नहीं भरेंगे। वेयर हाउसिंग टैक्स नहीं भरेंगे। कमीशन फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स नहीं भरेंगे। सारे कमीशन टैक्सेबल है सिवाय एग्रीकल्चर के, पहले भी बोला था मैंने। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर टैक्स नहीं भरेंगे। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वैकेंट लैंड फॉर रेयरिंग हॉर्सेस, ये वर्ड लिख के रख दो। एग्रीकल्चर लिखो, हेडिंग एग्रीकल्चर, वहां पे अंडरलाइन करो, और वर्ड आया रेयरिंग हॉर्सेस। एग्रीकल्चर के अंदर देखो हॉर्सेस जो आता है वो एनिमल हस्बेंड्री में आता है, बट रियरिंग हॉर्सेस आया तो इसके ऊपर तुमको टैक्स पे करना है। बाकी पूरे एग्रीकल्चर पे कहीं भी तुमको टैक्स नहीं पे करना है, सिर्फ ये रेयरिंग हॉर्सेस पे 7 लाख का टैक्स है। पूरे पॉइंट्स पढ़ लो, किस पे भी टैक्स नहीं भरना है। आगे 18 पॉइंट है, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। खाली ये ध्यान देना, क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का बट बीच में वर्ड डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, ये एग्रीकल्चर का वर्ड ही नहीं है। ओके, 7 और 9 16, 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 लाख पे टैक्स भरेंगे। कितना परसेंट बोला? 18%, तो 9% यहाँ पर आएगा, 9% यहाँ पर आएगा, दोनों को मिलाएंगे, यहाँ डालेंगे। क्लियर है? सारे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है सिवाय रेयरिंग हॉर्सेस के। लिख के रख लो, दिमाग में डाल दो, एग्रीकल्चर वर्ड दिख गया, बात खत्म। फार्म लेबर दिख गया, बात खत्म। लेबर फार्म वार्म फार्मिंग वार्मिंग एग्रीकल्चर कुछ भी बोल दिया ना भाई, टैक्स नहीं भरने का। रेयरिंग वर्ड याद रखो, रेयरिंग पे टैक्स है, बाकी किस पे भी टैक्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए, फटाफट कर दे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जैसा सॉफ्टवेयर के ऊपर सब पे टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में भी सब टैक्सेबल है,
तुम एरियल एडवर्टाइजिंग करो, तुम कोई भी एडवर्टाइजिंग करो, टीवी पे करो, वोडाफोन की करो, प्रिंट मीडिया में करो, कहीं भी करो, एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ भी कर रहे हो तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। क्लियर है? अभी क्या किस चीज पे टैक्स नहीं भरना है उसकी लिस्ट बना लो, बाकी सब पे टैक्स है। तुम लिस्ट बनाने जाओगे टेक्स्ट बुक को उठा के, भाई सैकड़ों चीज मिल जाएंगे, हजारों चीजें जिस पे टैक्स नहीं है। क्या टैक्स का एग्जाम क्या सीए के लिए देना है? नहीं बॉस, टीवाई बीकॉम का एग्जाम देना है अपने को। टीवाई बीकॉम में बहुत लिमिटेड चीजें पूछती है वो लोग, तो ये सारे चीजों पर टैक्स भरना है। फिर वंस अगेन यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5%, क्या करेंगे? 18 था तो 9 कर रहे थे, 5 है तो 2.5 करेंगे, सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, 2.5% टोटल निकालेंगे, 2.5% लिखेंगे, 2.5% लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ डाल देंगे। ओके, एडवर्टाइजिंग के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए, कोई भी वर्ड लिखे एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, सीधा सीधा, ज्यादा सोचना ही नहीं है, टैक्स भरने का है बॉस। एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर टैक्स, सॉफ्टवेयर पे टैक्स पूरा पूरा, एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स पूरा पूरा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कमीशन एजेंट क्या बनेंगे? एक्टेड एज अ कोच फॉर अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय MCA 1 लाख रुपीज। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसका मैं कोच हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपया मैं टैक्स भरूंगा। अभी तुम बोलेंगे सर पीछे आपने बोले वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग, गेम के लिए कोचिंग नहीं तो टैक्स नहीं भरेंगे, अब यहाँ बोल रहे हो टैक्स भरना है। तो बॉस क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, ये सब वोकेशनल एंड रिक्रिएशनल में नहीं आते। वोकेशनल और रिक्रिएशनल में क्या आता है मैं बताया आप लोगों को, हॉबी क्लासेस जैसा सिंगिंग, डांसिंग, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, ये सब चीजें जो है ना, एज लाइक तुम बोल सकते हो जो ओलंपिक वगैरह में गेम्स होते हैं, तो वो सब चीजें जो रहती है ना, वो सब चीजें वोकेशनल में आते हैं, उन पे टैक्स नहीं है, इस पे टैक्स है। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट फॉर कंज्यूमर गुड्स टैक्सेबल। कमीशन, कमीशन वर्ड आया टैक्सेबल, कमीशन के साथ में एग्रीकल्चर आया नॉट टैक्सेबल। मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव टैक्सेबल। कमीशन फॉर एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कमीशन के साथ वर्ड आया एग्रीकल्चर, टैक्स नहीं भरेंगे। इन शॉर्ट 1 लाख पे टैक्स था, 2 लाख पे था, 3 लाख पे था, 4 लाख पे था, इस पे नहीं था। टोटल हो गया 1 2 3 3 6 4 10 लाख। टैक्स है यहाँ पर 18% का GST रेट, तो 10 लाख का 9% आएगा 90,000, 90,000, टोटल 1,80,000, ये दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ केयर सर्विस, एक निदान डायग्नोस्टिक सेंटर है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वहां पे मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 14 है वो। निदान डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाइबिलिटी अज्यूमिंग GST रेट। याद रखना, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, कोई भी हॉस्पिटल है, वो GST पे नहीं करेगा अगर वो काम हॉस्पिटलिटी वाले कर रहा है, मतलब तुम्हारे काम जो है बेसिक काम तुम वो कर रहे हो, तो तुमको टैक्स नहीं भरना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीमार है, उसका इलाज कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, टैक्स GST नहीं भरोगे। मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हो, टैक्स नहीं भरोगे। कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो फॉर पेशेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी सफर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, किसी भी पेशेंट को, अभी देखो नॉर्मली अभी इसको ऋषभ पंत को इंजरी हो गया, ऋषभ पंत को इंजरी हुआ तो उसको क्या किया? कॉस्मेटिक सर्जरी किया गया, उसका बहुत सारे पार्ट्स का सर्जरी किया गया, तो उसको इंजरी हुआ था, सर्जरी किया गया, उसने तुमको पैसा दिया, तुमने पैसा कमाया, बॉस तुम GST पे नहीं करोगे। लेकिन वही जगह पे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स लोग क्या करते हैं, अपना कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं टू फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लुक, भाई लुकिंग में अच्छा होना है, दिखना अच्छा है, खूबसूरत दिखना है, लिप सर्जरी कर दिया, ये सर्जरी कर दिया, वो सर्जरी कर दिया, बिना किसी रीजन के, तबीयत खराब नहीं थी, कुछ हुआ नहीं था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो भी सर्जरी किया। ऐसा सर्जरी करोगे और पैसा कमाओगे तो टैक्स भरोगे, लेकिन इसके अलावा अगर एक्सीडेंट की वजह से सर्जरी कर रहे हो तो टैक्स नहीं भरोगे। तो यहाँ पे रिसीव फॉर डायग्नोस्टिक सेंटर, वंस अगेन टैक्स नहीं भरेंगे। रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, टैक्स नहीं भरोगे। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो टू इम्प्रूव लुक्स, तो टैक्स भरोगे। 40 लाख रुपया खाली आएगा
बाकी कुछ भी नहीं आएगा। मतलब मेडिकल का याद रखना, खाली इंप्रूव लुक्स का सर्जरी कर रहे हो तो टैक्स भरना है। 40 लाख रुपया टोटल कर देंगे तो टोटल भी 40 लाख आ जाएगा। 40 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोला, 18% बोला है। वंस अगेन 40 लाख का 18%, 9% निकालना है, दोनों को टोटल करना याद रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से एक बार रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर फ्लोरिकल्चर, फिर से एक बार कल्चर आ गया, टैक्स नहीं भरोगे। बिल्डिंग वॉज लेट आउट टू एक्सेल कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस आ गया, टैक्स भरना है। टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का कोचिंग दे रहा है। गणेश टेम्पल हॉल वॉज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पस 24,000। गणेश टेम्पल हॉल दिया है रिलीजियस पर्पस के लिए। 10,000 की लिमिट है पर डे, बट पर डे के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बोला नहीं तो टैक्स भरना पड़ेगा। होटल की लिमिट कितनी है, होटल की टैरिफ की लिमिट कितनी है, 1,000। कितनी लिमिट है, 1,000 लिमिट है, बट लिमिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं, टैक्स भरना पड़ेगा। लिमिट के बारे में बोला है तो कितना बोला है, 1,000 से कम बोला है टैक्स मत भरो, 1,000 से ज्यादा बोला है टैक्स भरो। होटल में टेम्पल हॉल रिलीजियस पर्पस 10,000 से कम बोला है टैक्स नहीं भरना है, 10,000 से ज्यादा बोला है टैक्स भरना है। बट 10,000 भी क्या, पर डे का 10,000, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो टैक्स भरना है। वैकेंट लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, वंस अगेन टैक्स नहीं भरना है। हॉर्टिकल्चर टैक्स नहीं भरना है। लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज है, नॉर्मल है, लोन प्रोसेसिंग फीस है। लोन का इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो टैक्स नहीं भरना है, बट प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज भरना है, टैक्स भरना है। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, मैं एक क्या बोल रहा हूँ, एक बड़ा आदमी हूँ, प्रोफेशनल एडवाइजर हूँ, मेरे एडवाइस का पैसा बनता है बॉस, लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड को एडवाइस दिया, एक प्रोफेशनल एडवाइस दिया जिसकी कीमत 32,000 बनती है। मतलब अगर मैं वो किसी और को देता वो एडवाइस तो मैं 32,000 कमाता, लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड को दिया और फ्री ऑफ चार्ज दिया, तो मैं इस पे टैक्स कहाँ से भरूंगा जब मेरे फ्रेंड ने मुझे पैसा ही नहीं दिया। दोस्त दोस्त को पैसा देता है क्या बॉस, तो ये 32,000 का सर्विस तो था, लेकिन मुझे पैसा मिला नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं भरूंगा। यही जगह पे मैं क्लाइंट को ये सर्विस देता और पैसा कमाता तो मैं टैक्स भरता था। रेंटिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, वर्ड एग्रो आ गया, फिर से एक बार टैक्स नहीं भरेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, दैट सेविंग अकाउंट इज रिलेटेड टू पोस्टल सर्विस, टैक्स नहीं भरेंगे, बेसिक काम है। रिसिप्ट ऑफ एजुकेयर कमर्शियल कोचिंग, टैक्स भरेंगे। रिसिप्ट ऑफ ईच वन टीच वन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, टैक्स नहीं भरेंगे। तो जिस पे टैक्स भरेंगे उनका अमाउंट लिखेंगे, टोटल करेंगे, 99% निकालेंगे, दोनों को टोटल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आया रहेगा। समझ में आया तो दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि टैक्स बहुत आसान होने वाला है बॉस। 100 में से 100 लाके छोड़ेंगे बॉस अपन। यहाँ पर 20 मार्क की तैयारी पूरी हुई, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।